कि आप एमी गुडमैन साजिश कर रही हैं भारत के खिलाफ, या नोएम चॉम्स्की जो 90 से ऊपर साल के हैं वो साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं। तो ये बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है राजीव जी। जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इसके तरफ सोचना चाहिए कांग्रेस को कि इस यूनिवर्सिटी पर लगाम कैसे लगाएं। लेकिन आना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए आने वाले जितने चुनाव हैं, जिसमें से पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव, फंस गए ये चुनाव? बीजेपी के चुनाव बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो प्रशांत जी ने कहा। कौन एजेंडा सेट करता है, एजेंडा सेट करने का काम जब तक बीजेपी करती रही तब तक के लिए पूरा रास्ता सरल। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो कि ये तस्वीर यू टर्न हो गई। तो देखिए अब जॉर्ज सोरोस का ही पूरा मामला ले लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा ज्ञान है, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं तो थोड़ा वो भी अब लॉजिक लगा के रखते हैं। तो ये सवाल अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में भी उठने लगा है कि भाई हमारी ईडी वगैरह क्या इतनी कमजोर हो रही है कि बाहर से पहले फंडिंग लेके आके मोदी जी को गिरा देगा? तो क्या ईडी केवल देश में ही लगी हुई है? ये तमाम एजेंसियां खाली भारत में बिजी हैं, विदेश में इनका ध्यान नहीं है? चूंकि देखिए लोग तो पूछ ही रहे हैं ये सवाल कि 20,000 करोड़ जिस तरह से अडानी जी का आया सेल कंपनियों के माध्यम से, वो सवाल अभी जनमानस में खत्म नहीं हुआ है। भले उस सवाल को मुख्य मीडिया के माध्यम से आप दबाने का प्रयास कीजिए। एक मीडिया चैनल तो अभी अडानी जी का जन्मदिन का पूरा समारोह मना ही रहा था, तो हम लोग देख भी रहे थे। लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि आखिर अडानी जी के सवाल का जवाब अडानी जी नहीं देते हैं और पूरे बीजेपी खड़ी हो जाती है उनके जवाब में। स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में बहुत जमीनी रिश्ता है। और यह सवाल राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया है, ये भारत के जन जन यानी कि किसी गांव में भी जाके छोटे से बच्चे से भी अगर हम लोग सवाल पूछे तो अडानी और मोदी जी के बीच का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या कारण है, अब उसको लोग समझ चुके हैं। तो ये एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति देखिए जो यहां पे पूरा मामला है, देखिए अगर जॉर्ज सोरोस अभी कह देते, एक टूलकिट का मामला हमेशा उठता रहता है। विदेश में कहीं कोई सरकार का एक छोटा सा अदना आदमी भी प्रशंसा कर दे तो तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल पिटना शुरू कर देते हैं, भारत विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। और अगर कोई एक आदमी शिकायत कर दे तो होता है कि टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया। देखिए विदेश से टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया है। तो देखिए एक दो बार तो ये चीजें लोगों को सुनने में अच्छी लगी, लेकिन जब लोगों का सामना हो रहा है कि टमाटर अगर 120 रुपए किलो अगर बिक रहा है अचानक से, आपके जो है कि डीजल पेट्रोल के मूल्य 100 के पास पहुंचने जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर घर घर पहुंचा दिया, सिलेंडर 1200 रुपये हो गए, तो महंगाई देखिए, महंगाई को लेकर कितना विरोधाभासी स्थिति है। आरबीआई के आंकड़े में दिखाया जाता है कि महंगाई दर 4.25% है, लेकिन वही आरबीआई के गवर्नर स्वीकार करते हैं कि उनके रिपोर्ट में कहा जाता है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया भी, कि भाई महंगाई के कारण से डिमांड कम हो गया और हमारा जो लोकल जो सपोर्ट है, जो हमारा देसी जो हमारा एक तरह से सपोर्ट है, वो सिस्टम हमारा घट रहा है। तो आप आरबीआई को लेकर अभी देखिए फिर से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई गंभीर समस्या है। तो महंगाई गंभीर है, लेकिन ना तो वो थोक दर में दिख रहा है वो आंकड़े में, ना तो वो जो है कि खुदरा दर में दिख रहा है। यानी वहां पर भी आपने केवल आंकड़ों को मैनेज करने का काम किया। ये देश की जनता जानने लगी है कि भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने विश्वसनीय बचे। आपके आंकड़ों की विश्वसनीयता नहीं, आपके योजनाओं की विश्वसनीयता नहीं। सबका साथ सबका विकास, हर जगह अगर किसी को कोई अगर सवाल पूछ दे अभी कि भाई अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती हो रही है, तो तमाम मंत्री आके ये बहस करते हैं कि भाई सड़क बन रहा, सड़क सबों के लिए। तो क्या 2014 से पहले सड़क बनते थे तो क्या उस समय केवल उन सड़कों पर हिंदू चला करते थे, केवल मुस्लिम चलते थे? अरे योजनाएं तो जो होती है वो सबों के लिए, हमेशा से स्वतंत्र भारत से सभी योजनाएं बनी वो सबों के लिए बनी। लेकिन आर्टिकल 29 और 30 हमारे अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय है, आप उसके बजट में कटौती कर दे और उसके बदले में कह दीजिए कि नहीं हमने लाभार्थी योजना चलाया, सबों को लाभ मिल रहा है। तो ये जो उटपटांग तर्क है वो कुछ समय तक तो लोगों को स्वीकार्य हुआ, लेकिन जब अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति केवल सुनाने में विश्वास रखता है। राहुल गांधी आप देखिए कभी ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं, वो सफर आसान नहीं था, कितना लंबा सा सफर उन्होंने तय किया उस दिन ट्रक ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ तक का, वो हम लोगों ने देखा, कल ही वो पहुंच गए। आप सोच के देखिए, अभी हमारे पत्रकार मित्र मणिपुर से लौटे हैं इम्फाल से, उन्होंने अभी भी कहा कि मणिपुर की स्थितियां आसान नहीं है। मैं मानूंगा कि राहुल गांधी केवल देशभक्त नहीं है, काफी वीर और बहादुर है। अभी इस समय मणिपुर जाना सुरक्षा से कम नहीं है। वो वहां पर अभी भी एक तरह से सुरक्षा के खतरे हैं,
लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से देश को जोड़ने के लिए जो उनका प्रण है, एक तरह से जो इस देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, उस कारण से उन्होंने यह निर्णय लिया है। देखिए, एक तो और जो मणिपुर का पूरा मामला है, आप वहां पे भी दो पक्षों के बीच में मैत्री और उनके बीच में जो है एक संघर्ष की स्थिति है। और 55 दिन हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होते हैं और आप मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हो गए, लेकिन उनको मणिपुर जाने की टेंशन नहीं है। जबकि उनके मणिपुर के भाषण देखिए, उन्होंने बोला था डबल इंजन भी है, तो डबल इंजन में तो एक भी इंजन काम नहीं कर रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, तो उसके लिए फिर सम्यक परिस्थितियां कब आती है कि अगर 2 महीने तक अगर एक राज्य सरकार दंगा ना रोक पाए, तो उस राज्य सरकार को केवल इसलिए आप रहने दीजिए वहां पे कि वो आपकी के घटक है, इसलिए वो वहां पे रहेंगे, वो एनडीए का हिस्सा है इसलिए वो वहां पे रहेंगे। अगर कल्पना कीजिए कि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती, तो पूरा का पूरा बीजेपी का तंत्र, पूरा का पूरा मुख्य मीडिया का तंत्र अभी कांग्रेस के ऊपर किस तरह से हमलावर होता। लेकिन आप क्योंकि आप ही शासन सत्ता में, तो आप अपने ऊपर सवाल कैसे उठाएंगे? ये बड़े कुछ गहरे सवाल है और आप सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं। देखिए, पहले तो मैंने तैनाती में, अब से तैनाती में देरी की, अभी तो वहां पर 40,000 अर्धसैनिक बल के लोग हैं, अभी भी स्थिति शांत नहीं है। आप वहां पर निष्पक्षता के साथ आप नहीं है, अभी भी आप एक ग्रुप का समर्थन करते हैं और दूसरे को आप कुचलने में लगे। जब तक शासन तंत्र आप निष्पक्ष नहीं होंगे, आप तटस्थ नहीं होंगे, जब तक आपका इकबाल नहीं होगा, वैसे स्थिति में आप कैसे सफल हो सकते हैं? यह स्थिति है, मणिपुर को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो राहुल गांधी अभी काम कर रहे हैं, इस काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां पे जाना चाहिए था और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की खुद से उन्हें समीक्षा करनी चाहिए थी। अमित शाह जी जाते हैं 2-3 दिन के लिए किसी तरह से जाते हैं, जितना वहां पे जाके काम नहीं करते, उससे ज्यादा जो है कि वो मीडिया में हल्ला मचाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं, देश को चलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग जान चुके हैं। ना तो इनके राष्ट्रवाद में उसमें कोई दम है, ना तो इनके हिंदू धर्म से प्यार में कोई दम है, और ना तो देश की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, किसी भी चीज को नहीं जानते। और देश आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार ही कम से कम देश की अर्थव्यवस्था 12 साल पीछे चली गई है। तो सोचिए, जो नई सरकार अगर आती है, उसके लिए इन्होंने कितनी परेशानियां बढ़ा दी है राजीव जी। तो देश की जनता ये सारी चीजों को समझ रही है। यही कारण है कि आज हर किसी के जुबान पे राहुल गांधी का नाम दिख रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी इसीलिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देश किस दिशा में जा चुका है और इसकी चिंता अर्थशास्त्री जरूर करते हैं। और आप जो कह रहे हैं राहुल लाल जी, बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं कि 12 साल पीछे ये देश जा चुका है। आने वाली सरकार के लिए इस देश को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होगा। इसको समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। और बहुत सारी बातें, जिसमें सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को